नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ दूसरी हत्या नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दूसरी हत्या नॉवल का पार्ट 4। सुनील ने देखा, कालीचरण एक लगभग 50 साल का मजबूत आदमी था। वो बंद गले का गर्म कोट, गर्म पायजामा और पगड़ी पहने हुए था। उसके चेहरे पर घनी मूछें थी और उद्विग्नता, आवेग और संकल्प के मिले जुले लक्षण थे। कालीचरण उसके समीप आते ही रमाकांत मधुर स्वर से बोला, ये मिस्टर सुनील है। मैंने तुमसे इन्हीं का जिक्र किया था। ये तुम्हें विद्या से मिलवा देंगे। विद्या और ईश्वरलाल के परिवार के इनके बड़े अच्छे संबंध है। विद्या इन्हें निजी रूप से जानती है। कालीचरण चुप रहा। उसके चेहरे पर अनिश्चयतापूर्ण चिंता के भाव थे। विद्या विक्टोरिया अस्पताल में पुलिस की हिफाजत में है, सुनील बोला। पुलिस? कालीचरण के मुंह से निकला। हाँ, शाम को किसी ने उसे जहर दे दिया था। जहर? हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब विद्या एकदम सुरक्षित है। पुलिस की हिफाजत से तुम्हारा क्या मतलब था बाबूजी? पुलिस ने अस्पताल के उसके कमरे पर पहरा बिठाया हुआ है। जब तक वे लोग उसका ठीक से बयान नहीं ले लेंगे, किसी को उसके पास फटकने भी नहीं देंगे। कालीचरण के चेहरे पर निराशा छा गई। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि विद्या से तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। लेकिन मैं उनसे पुलिस की मौजूदगी में नहीं मिलना चाहता। मुझे उनसे बहुत निजी और गुप्त बात करनी है। फिर तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। बात इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ, खैर, बहरहाल यहां से तो चलते ही हैं। फिर देखते हैं कोई बात बनती है या नहीं। मैं पूछता हूँ, गाड़ी ठीक होने में क्या कसर बाकी है? रमाकांत बोला और कार की ओर बढ़ गया। वो कार के समीप पहुंचा। उसने मैकेनिक को कुछ कहा। लगभग 1 मिनट बाद मैकेनिक ने कार का हुड गिरा दिया और बताया कि गाड़ी ठीक हो गई है। रमाकांत ने मैकेनिक के हाथ में नोट रखा और कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने कार स्टार्ट की और उसे लाकर सुनील और कालीचरण के समीप खड़ा कर दिया। दोनों कार में सवार हो गए। रमाकांत ने कार सड़क पर डाल दी। वो कार को बहुत कम रफ्तार से चला रहा था। ईश्वरलाल की कोठी पर कब से काम कर रहे हो? सुनील ने पूछा। 13 साल हो गए हैं, कालीचरण बोला। तुम और नौकरों की तरह कोठी में क्यों नहीं रहते हो? पहले रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। क्यों? कोठी में भागीराम नाम का एक नौकर है। उसकी वजह से। वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या खतरनाक है उस आदमी में? उसका बाप सपेरा है और वह झाड़ फूंक वगैरह और प्रेत विद्या की बहुत जानकारी रखता है। उसकी बुरी नजर किसी पर पड़ जाए तो वो आदमी बीमार हो जाता है और एक दिन में मर जाता है। मेरा छोटा भाई देवीचरण उसकी वजह से मर गया था। अच्छा? हाँ, पता नहीं उसने देवीचरण पर क्या मंत्र फूंका था। कुछ दिनों में वो सूख कर लकड़ी हो गया था। उसे कोई दवा नहीं लगती थी, उसे कोई गीजा नहीं लगती थी। अंत में एक दिन वो परलोक सिधार गया। उसी दिन मैंने अपना कोठी का क्वार्टर छोड़ दिया। तुमने भागीराम के बारे में किसी को कहा नहीं? हर किसी को कहा। ईश्वरलाल साहब को कहा, विद्या बीबी जी को भी कहा था, डॉक्टर को कहा जो देवीचरण का इलाज कर रहा था, लेकिन किसी को मेरी बात का विश्वास ही नहीं हुआ। डॉक्टर क्या कहता था? डॉक्टर कहता था उसे फेफड़ों की कैंसर हो गई है। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि भागीराम ने मेरे भाई को झाड़ फूंक दिया था। मेरा मतलब है कोई जादू टोना कर दिया था और फिर उसने मेरे भाई को कोई जहर दे दिया था। जहर? जी हाँ, मैंने बताया ना कि भागीराम का बाप सपेरा था और अपने परिवार की परंपरा की वजह से भागीराम को जहरों की बहुत जानकारी थी। अगर तुम्हें ऐसा शक था कि तुम्हारे भाई को जहर दिया गया था, तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। मैं तो चाहता था, लेकिन कोठी के लोगों ने और डॉक्टर ने मुझे डांट कर चुप करा दिया था। उनके ख्याल से मैं एक सिरफिरा वहमी और रूढ़िवादी बूढ़ा था, जो अपनी कम अक्ली की वजह से ऐसी बेसिर पैर की बातें करता था। फिर क्या, भाई तो चला ही गया। मुझे लगा कि अगर मैं कोठी के क्वार्टर में रहता रहा तो भागीराम मेरा भी काम तमाम कर देगा, इसलिए मैंने वो क्वार्टर छोड़ दिया। अब तुम कहाँ रहते हो? जीजे कॉलोनी में 40 नंबर क्वार्टर है मेरा। तुम्हारा अपना है? नहीं जी, किराए का है। किराया मालकिन देती है। भागीराम की तुम्हारे से या तुम्हारे भाई से कोई दुश्मनी थी? जाहिर में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भागीराम जैसे चालाक लोग अपने मन की बात जाहिर थोड़े ही होने देते हैं। शायद वो मन ही मन हमसे नफरत करता था। क्यों? कालीचरण एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला,
मुझे लगता था कि मेरे भाई की मौत का बड़े साहब के गायब होने से कुछ संबंध था। क्या? जी हाँ। तुम समझते हो ईश्वरलाल मर चुका है? 10 साल तक समझता रहा था बाबूजी, लेकिन आज। कालीचरण एकाएक चुपचाप हो गया। आज क्या? कालीचरण ने उत्तर देने का उपक्रम नहीं किया। सुनील ने रमाकांत की ओर देखा। रमाकांत ने असमंजसपूर्ण ढंग से कंधे झटकाए। सुनील ने देखा रमाकांत बहुत लंबे रास्ते से अस्पताल की ओर जा रहा था। सुनील ने संतोषपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और फिर कालीचरण की ओर आकर्षित हुआ। तुम्हें अपने भाई की मौत और ईश्वरलाल के गायब होने में क्या संबंध लगता था? कालीचरण क्वेश्चन हिचकिचाया और फिर बोला, मेरी धारणा है कि कालीचरण ने पहले किसी विशेष जहर का मेरे भाई देवाचरण पर परीक्षण किया था कि उस जहर की कितनी मात्रा एक आदमी की जान ले सकता है, और उसके बाद उसने वही मात्रा बड़े साहब को खिलाई थी। क्यों? उसने किसी लालच में आकर किसी और की वजह से ऐसा किया था। किसकी वजह से? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, विशेष रूप में इसलिए क्योंकि अब मुझे मालूम है कि बोलो बोलो कि बड़े साहब जिंदा है। कैसे मालूम? कालीचरण फिर चुप हो गया। सुनील ने उस पर उत्तर के लिए अधिक दबाव नहीं डाला। उसे भय था कि ज्यादा दबाव डालने पर वो एकदम ही चुप ना हो जाए। तब तुम्हें किस पर संदेह था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन था ऐसा आदमी जिसे बड़े साहब के मरने से बहुत लाभ था। रोशनलाल? सुनील उसके नेत्रों में झांकता हुआ बोला। कालीचरण सीधा सामने सड़क पर देखने लगा। सुनील को विश्वास हो गया कि उसके दिमाग में रोशनलाल का ही नाम था। जिन दिनों ईश्वरलाल गायब हुआ था उन दिनों तुम कोठी में रहते थे? सुनील ने पूछा। हाँ, कालीचरण बोला। ईश्वरलाल कैसा आदमी लगता था? बड़े साहब बहुत भले आदमी थे और खास तौर पर मेरे साथ तो बहुत ही भलाई से पेश आते थे। जब मेरा भाई मरा था तो मदद के तौर पर उन्होंने मुझे नकद 200 रुपये दिए थे। 15 दिनों की छुट्टी दी थी और इस बात का पूरा इंतजाम किया था कि मैं अपने भाई की लाश को लेकर अपने गांव अपनी माँ के पास चला जाऊं। देवीचरण का दाह संस्कार तुम्हारे गांव में हुआ था? हाँ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? दीनानगर का, लेकिन अब तो यहीं का समझिए साहब। 5 साल हुए मेरी माँ भी मर गई। अब तो मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। गांव से तो बिल्कुल ही नाता टूट गया है। किट्टी कैसी है? आप मधु बिटिया की बिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, मधु उसे तुम्हारे पास छोड़ गई थी ना? जी हाँ, बिल्ली एकदम ठीक है, लेकिन उसे भी जहर दिया गया था। और अब आप बता रहे हैं कि विद्या बीबी जी को भी किसी ने जहर दिया है। तुम्हें इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध दिखाई देता है? कालीचरण चुप रहा। मेरे से बात करने में कोई हर्ज नहीं है कालीचरण, सुनील आश्वासन पूर्ण स्वर से बोला। मैं तो परिवार का मित्र हूँ। हो सकता है कि ये भी भागीराम के बच्चे की शरारत हो। किसी के कहने पर विद्या बीबी जी को जहर देने के लिए उसने कोई नया जहर तैयार किया हो और उसने उसी जहर का पहला परीक्षण इस बार मेरे भाई जैसे किसी दूसरे इंसान पर करने के स्थान पर बिल्ली पर किया हो। और क्या पता इसी वजह से विद्या बीबी जी मरने से भी बच गई हो। इस बार तुम्हारे ख्याल से भागीराम ने किसके कहने पर विद्या को जहर दिया था? मैं नौकर आदमी हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नाम मैं लेता हूँ, तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। कालीचरण चुप रहा। रोशनलाल? कालीचरण ने उत्तर नहीं दिया। तुम कुछ बता नहीं रहे हो? दरअसल बाबूजी, मेरा दिमाग बड़ी उलझन में पड़ गया है। बड़े साहब को गायब हुए 10 साल हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक अगर कभी भी कोई मुझसे पूछता कि बड़े साहब कैसे कहाँ गायब हो गए हैं, तो मैं यही कहता कि भागीराम ने किसी के इशारे पर उन्हें जहर देकर मार डाला और उनकी लाश गायब कर दी गई है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि कम से कम बड़े साहब के मामले में भागीराम निर्दोष था। मुझे पूरा विश्वास है उसने मेरे भाई को जहर देकर मारा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विद्या बीबी जी को भी उसी ने जहर दिया था। लेकिन बड़े साहब के मामले में मेरा ऐसा विश्वास कपूर की तरह उड़ गया है। कैसे? अभी अस्पताल कितनी दूर है? उत्तर देने के स्थान पर एकाएक कालीचरण तनिक संदिग्ध स्वर से बोला। बस पहुंच रहे हैं, सुनील बोला। सुनील ने रमाकांत को संकेत किया। रमाकांत ने धीरे से सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और गाड़ी को एकाएक दाईं ओर की एक सड़क पर मोड़ दिया और उसकी रफ्तार बढ़ा दी। 3 मिनट में कार विक्टोरिया अस्पताल के सामने खड़ी थी। तीनों कार से बाहर निकल आए। रमाकांत, सुनील बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं कालीचरण को विद्या के पास ले जाता हूँ। ओके, रमाकांत बोला। वो कार के हुड पर चढ़कर बैठ गया और उसने अपनी जेब से 4 मीनार का पैकेट निकाल लिया। सुनील और कालीचरण अस्पताल में प्रविष्ट हो गए। रिसेप्शन के समीप बैठे एक अर्दली ने ऊँगती निगाहों से उन्हें देखा, लेकिन उन्हें रोकने का उपक्रम नहीं किया। वे लिफ्ट द्वारा दूसरी मंजिल पर पहुंचे। विद्या के कमरे के दरवाजे के सामने 2 स्टूल पर 2 सिपाही बैठे थे। एक सिपाही ने नींद से बोझिल आंखों से समीप आते सुनील और कालीचरण को देखा और फिर अपने साथी को कोहनी मारता हुआ स्टूल से उठ खड़ा हुआ। ये सुनील है, पहला सिपाही अपने साथी से बोला।
इंस्पेक्टर साहब ने इसके बारे में खास हिदायत दी है कि उनकी इजाज़त के बिना इसे विद्या के कमरे के पास भी नहीं फटकने दिया जाए। तो फिर भगाओ साले को, दूसरा कसे स्वर से बोला। इसका इतनी रात को यहाँ आना ही किसी शरारत की ओर संकेत करता है। उसी क्षण सुनील और कालीचरण उसके समीप पहुंच गए। मेरा नाम सुनील है, सुनील ने कहना आरंभ किया। मालूम है, पहला सिपाही रुक्ष स्वर से बोला। मैं विद्या से मिलना चाहता हूँ। तुम मुझसे नहीं मिल सकते, किसी को भीतर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा उससे फौरन मिलना बहुत ज़रूरी है। जानते हो टाइम क्या हुआ है? जानता हूँ, फिर भी फुटो यहाँ से और इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में यहाँ आना। लेकिन कुछ नहीं, तुम इंस्पेक्टर साहब की इजाज़त के बिना विद्या से नहीं मिल सकते। देखो, सुनील विनयपूर्ण स्वर से बोला, ये आदमी विद्या का माली है, इसका नाम कालीचरण है। ये विद्या से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। चाहता होगा, मुझे ना सही, तुम इसे विद्या के पास चले जाने दो। भीतर कोई नहीं जा सकता। अगर तुम में से कोई या दोनों विद्या से मिलना चाहते हो तो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से लिखित में इजाज़त ले आओ, या फिर इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में यहाँ आओ। मान जाओ ना यार। अरे क्यों कान खा रहे हो? यहाँ से जाते हो या जबरदस्ती निकालूं? सुनील ने असहाय भाव से कालीचरण की ओर देखा। कालीचरण के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। सिपाही के व्यवहार ने उसका सारा जोश ठंडा कर दिया था। आओ चले, सुनील बोला। दोनों वापस लिफ्ट की ओर चल दिए। मेरा विद्या बीबी जी से मिलना बहुत ज़रूरी था, लिफ्ट में कालीचरण बोला। भाई, मैंने तो अपनी ओर से कोई कोशिश उठा नहीं रखी, सुनील बोला। तुमने देखा ही है कि पुलिस वाले किसी को उसके दरवाजे के पास फटकने भी नहीं दे रहे हैं। बीबी जी से संपर्क स्थापित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता? लिफ्ट रुक गई, दोनों बाहर निकल आए। सुनील ने रिसेप्शन के पास बैठे अर्दली को देखा और फिर बोला, एक तरीका हो सकता है। क्या? कालीचरण आशापूर्ण स्वर से बोला। तुम्हारे घर के आसपास कोई टेलीफोन है? है, क्यों? कहाँ है? मेरे क्वार्टर के पास ही एक रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला रहता है। वहाँ एक टेलीफोन है। रेस्टोरेंट का मालिक मेरा फ़ोन आए तो मुझे वहाँ बुला लेता है। वेरी गुड, सुनील बोला। पहली बार जब मैं विद्या के कमरे में गया था तो मैंने उसमें टेलीफोन देखा था। तुम एक कागज़ पर लिखो कि तुम्हारा उनसे फ़ौरन बात करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही रेस्टोरेंट का टेलीफोन नंबर लिख दो। मैं उस अर्दली को पटाता हूँ। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी चिट्ठी चुपचाप विद्या के पास पहुँचा देगा। फिर विद्या तुम्हें फ़ोन कर लेगी। अगर मैं ही विद्या को फ़ोन कर लूँ? शायद प्रभुदयाल ने अस्पताल के टेलीफोन ऑपरेटर को यह निर्देश दिया हो कि विद्या के टेलीफोन पर कोई कॉल ना दी जाए, लेकिन शायद विद्या को खुद किसी को फ़ोन कर लेने की पूरी सुविधा हो। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? क्या गड़बड़ होगी? मुझे कागज़ पेंसिल दो। सुनील ने रिसेप्शन से कागज़ लिया और अपना पेन निकालकर दोनों चीज़ें कालीचरण को सौंप दी। कालीचरण ने कागज़ पर हिंदी में 3-4 लाइनें लिखी और फिर कागज़ को तय करके सुनील को सौंप दिया। सुनील कागज़ लेकर अर्दली के पास पहुंच गया। 2 मिनट बाद वो कागज़ और 10 रुपए का एक नोट अर्दली के हाथ में पहुंचा गया। अर्दली बार बार सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता रहा। अंत में सुनील ने उसका कंधा थपथपाया, कालीचरण को अपने साथ आने का संकेत किया और अस्पताल की इमारत से बाहर निकल आया। काम हो जाएगा? कालीचरण ने पूछा। जरूर हो जाएगा, सुनील विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। विद्या के कमरे में घुसने का पहला मौका हाथ में लगते ही अर्दली तुम्हारी चिट्ठी विद्या को सौंप देगा और वो ऐसा मौका जल्दी से जल्दी निकाल लेगा। उन्हें लौटता देखकर रमाकांत कार की हुड से नीचे उतर आया। काम बना? उसने पूछा। नहीं, सुनील बोला। तीनों पहले की तरह कार में सवार हो गए। रमाकांत ने कार स्टार्ट की और उसे बाहर सड़क पर ले आया। सुनील कुछ क्षण चुप बैठा रहा और फिर एकाएक रमाकांत से बोला, गाड़ी रोको। रमाकांत ने कार को तत्काल सड़क के किनारे रोक दिया। सुनील कालीचरण की ओर घूमा और तेज स्वर से बोला, तुम्हें कैसे मालूम है कि ईश्वरलाल जिंदा है? कालीचरण हड़बड़ा गया। वो भीतर भीतर सुनील का मुंह देखने लगा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। बोलो बोलो, सुनील उतावले स्वर से बोला। विद्या बीबी जी ऐसा कहती हैं, वो धीमे स्वर से बोला। कहानी छोड़ो, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि विद्या बीबी जी के कहे बिना भी तुम्हें मालूम है कि ईश्वरलाल जिंदा है। तुमने खुद बताया है कि 10 साल तक तुम यह सोचते रहे कि भागीराम ने किसी के कहने पर ईश्वरलाल को जहर दिया था और दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारे इस विश्वास को हिला नहीं सकती थी। लेकिन आज एकाएक तुम्हारी राय बदल गई है। आज एकाएक तुम्हें लगने लगा है कि कम से कम ईश्वरलाल के मामले में भागीराम निर्दोष है। ऐसा कैसे हुआ? कालीचरण चुप रहा। कालीचरण, सुनील अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, तुमने आज रात ईश्वरलाल को देखा है? स्वीकार करो, तुमने आज रात को ईश्वरलाल को देखा है। कालीचरण ने मशीन की तरह सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। कहाँ है वो? मेरे क्वार्टर में। कालीचरण की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी कुएं में से निकल रही हो।
वो तुम्हारे क्वार्टर पर आया था? हाँ। कब? मेरे शंकर रोड पर आने से थोड़ी देर पहले। क्यों? बड़े साहब को मेरी मदद की जरूरत थी। किस सिलसिले में? कालीचरण ने जवाब नहीं दिया। एकाएक वो बेहद बेचैन दिखाई देने लगा। रमाकांत, सुनील बोला, तुम्हारे रसिक साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब क्या रखा है वहाँ? रमाकांत बोला, अब तक तो महफिल। सुनील ने दांत पीसते हुए रमाकांत की ओर देखा और अपने पांव की एक जोर की ठोकर रमाकांत की टांग पर जमाई। रमाकांत पीड़ा में बिलबिला उठा, लेकिन प्रत्यक्ष स्थिर स्वर में बोला, हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। मुझे तो फौरन काम से जाना है। कार तुम रखो, मैं टैक्सी ले लूंगा। रमाकांत के सौभाग्य से उसी क्षण एक खाली टैक्सी सड़क से गुजरी। रमाकांत ने उसे रोका और कार से निकलकर उसमें जा बैठा। कुछ ही क्षण में टैक्सी दृष्टि से ओझल हो गई। सुनील कालीचरण की ओर मुड़ा। तुमने ईश्वरलाल को फौरन पहचान लिया था? उसने पूछा। फौरन, कालीचरण बोला। मैं उस समय सिनेमा के आखिरी शो देखकर वापस अपने क्वार्टर पर लौट आई था कि किसी ने दरवाजा खटखटा दिया था। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े आदमी पर निगाह पड़ते ही मेरा हार्ट फेल होते होते बचा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं अपने सामने ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसे मैं 10 साल से मरा समझ रहा हूं, और 10 सालों में बड़े साहब के ढांचे में उनकी सूरत शकल में जरा भी तो फर्क नहीं आया था। तुम्हें पूरा विश्वास है कि आगंतुक ईश्वरलाल ही था? संदेह का सवाल ही नहीं था बाबूजी। बड़े साहब साक्षात मेरे सामने खड़े थे। ईश्वरलाल तुम्हारे पास क्यों आया? कालीचरण फिर चुप हो गया। बात छुपाने से भी कोई फायदा नहीं होगा कालीचरण। ईश्वरलाल जब 10 साल बाद वापस लौट आया है तो अपने आप को प्रकट भी करेगा। तब वो अपनी जुबानी ही सब कुछ बता देगा। बड़े साहब मेरे क्वार्टर में रात गुजारना चाहते थे। कालीचरण अनिच्छापूर्ण स्वर से बोला। तुम्हारे क्वार्टर में क्यों? इतना बड़ा आदमी भला एक मालिक के घर में क्यों जाएगा? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े साहब 10 साल पहले बड़े आदमी जरूर थे। लेकिन आज जब वो मेरे पास आए थे तो वो मुझे बड़े टूटे हुए और मुफलिस इंसान लग रहे थे। वे यूं घबराए हुए थे जैसे वे कोई बहुत बड़ा अपराध करके आ रहे हों और सारी दुनिया की नज़रों से छुपना चाहते हों, और उन्हें मेरे क्वार्टर से बेहतर कोई जगह ना सोच रही हो। तुमने उन्हें शरण दी? जी हाँ, मैंने अपने दूसरे कमरे में उनके सोने का इंतजाम कर दिया। और जब ईश्वरलाल सो गया तो तुम चुपचाप अपने क्वार्टर से निकल आए और टैक्सी पर बैठकर सीधे शंकर रोड पहुंचे, ताकि यही बात तुम विद्या को बता सको और उसकी तारीफी निगाहों के हकदार बन सको। कालीचरण, जिस आदमी की तुम्हारे ऊपर इतनी मेहरबानियां हैं, जो अब भी तुम्हारा मालिक है, विद्या से वाहवाही लूटने की खातिर तुमने उसी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की। लेकिन मैंने विद्या बीबी जी को कहाँ कुछ बताया है। वो तो तुम्हें मौका नहीं लगा। वास्तव में शंकर रोड पर भागे आए तो तुम इसी नीयत से थे। कालीचरण का सिर शर्म से झुक गया। तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस को भी ईश्वरलाल की तलाश है। पुलिस को क्यों? हीरानंद नाम के एक आदमी की हत्या हो गई है। पुलिस को संदेह है कि हीरानंद की हत्या से ईश्वरलाल का भी कोई संबंध है। तुम्हारा ईश्वरलाल को अपने क्वार्टर में छुपा कर रखना पुलिस की निगाहों में अपराध जैसा है। मुझे क्या मालूम कि पुलिस को बड़े साहब की तलाश है। मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, मैं तो खामखा बखेड़े में फंस गया। कालीचरण बड़बड़ाया। कोई बखेड़ा नहीं है। तुम मुझे बताओ कि किस्सा क्या है, फिर कोई बखेड़ा होगा भी तो मैं उसमें तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। कालीचरण कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला। बड़े साहब मेरे क्वार्टर में आए और आते ही हुक्म दंदना दिया कि वे कुछ दिन वहां छुपकर रहना चाहते थे, क्योंकि कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे से सहायता मांगने का उनका अंदाज ऐसा था जैसे वे अभी भी मेरे मालिक थे और मेरे इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी बात से ताव आ गया और मैंने उनके चुपचाप सो जाने के बाद बीबी जी को उनके अपने फ्लैट में मौजूदगी के बारे में बताने का फैसला कर लिया। ईश्वरलाल को यह नहीं मालूम था कि तुम चुपचाप अपने क्वार्टर से खिसक गए हो? नहीं, जब मैं वहां से आया था उस समय बड़े साहब मुंह खोले लंबे लंबे खर्राटे भर रहे थे और घोड़े बेचकर सोए हुए थे। तुम हीरानंद नाम के किसी आदमी को जानते हो? जानता हूं। हीरानंद 10 साल पहले बड़े साहब के गायब होने तक बड़े साहब का पर्सनल सेक्रेटरी था और कोठी में ही रहता था। बड़े साहब के गायब होने के कुछ दिनों बाद ही बीबी जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बीबी जी को हीरानंद सख्त नापसंद था। ईश्वरलाल के सो जाने से पहले तुम्हारी उससे कोई बात हुई? मैंने उनके गायब हो जाने के बारे में बहुत से सवाल किए, लेकिन उन्होंने किसी का भी पूरा और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। वो तो एक मजबूरी थी जिसने उन्हें मेरे घर तक पहुंचा दिया था, वरना वे भला एक माली से बातें करना कहाँ गवारा करते। प्रकट में चाहे मुफलिस हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग में तो अभी भी पहले जैसी रईसी की ही बू थी। लेकिन फिर भी मुझे उनकी बातों से ऐसा आभास मिला था कि उनके गायब होने के समय जो अफवाह फैली थी कि वे अपनी बीवी से तंग आकर किसी जवान लड़की के साथ भाग गए हैं, वो सच थी। वास्तव में ऐसा ही हुआ था और बड़े साहब की हालत से मुझे लगता था कि वो लड़की भी उन्हें धोखा दे गई थी।
सुनील एक क्षण को चुप हो गया। देखो बाबूजी, कालीचरण प्रार्थनापूर्ण स्वर से बोला, अब मुझे इजाजत दो, मुझे फौरन अपने क्वार्टर पर पहुंचना है। अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही बड़े साहब जाग गए तो मेरी बहुत किरकिरी हो जाएगी। वे समझ जाएंगे कि मैंने कोई गड़बड़ की है। चलो, सुनील निर्णयात्मक स्वर से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर पर छोड़ आता हूं। बहुत मेहरबानी बाबूजी, आपकी मदद के बिना तो मैं जल्दी जेजे कॉलोनी पहुंच भी नहीं सकता। सुनील स्टीयरिंग के पीछे सरक गया। उसने इग्निशन ऑन कर दिया। कालीचरण के संकेत पर एक क्वार्टर के सामने सुनील ने कार रोक दी। बहुत मेहरबानी बाबूजी, कालीचरण बोला और बाहर निकल गया। सुनील भी कार से बाहर निकल आया। ये तुम्हारा क्वार्टर है? सुनील धीरे से बोला। जी हाँ, कालीचरण बोला, मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे कोई और रहता है। तुम अकेले रहते हो? जी हाँ। चलो, 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारे क्वार्टर में चलता हूँ। आप? मैं सिर्फ ये देखकर लौट आऊंगा कि तुम्हारे क्वार्टर में मौजूद आदमी ईश्वर लाल ही है। वे बड़े साहब ही हैं, फिर भी मेरे एक नज़र देख लेने में क्या हर्ज है। आइए, कालीचरण अनिच्छापूर्ण स्वर से बोला, लेकिन बिल्कुल आवाज न हो। सुनील ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। दोनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। कालीचरण ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने बिजली का स्विच ऑन किया। कमरे में पीला प्रकाश फैल गया। सुनील ने देखा वो एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक और खिड़की के पास एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था, और बिस्तर के बीचों बीच गुच्छा मुच्छा हुई एक बिल्ली सोई पड़ी थी। ये मधु की बिल्ली है, सुनील फुसफुसाया। कालीचरण ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। वो कहाँ है? कालीचरण ने पिछले कमरे की ओर संकेत कर दिया। सुनील दोनों कमरों को मिलाने वाले दरवाजे के समीप पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सुनील ने पिछले कमरे में झांका। पिछला कमरा भी उतना ही बड़ा था। वहां भी अगले कमरे जैसा ही एक बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर खाली था। सुनील ने बीच का दरवाजा पूरा खोल दिया और कालीचरण को समीप आने का संकेत किया। कालीचरण ने उसके समीप आकर भीतर झांका और फिर उसके नेत्र फैल गए। वो तेजी से पिछले कमरे में प्रवेश कर गया। सुनील उसके पीछे हो लिया। कालीचरण ने पिछले कमरे की बत्ती जलाई। कमरा खाली था। उस कमरे में बाईं ओर एक और दरवाजा था, जो एक छोटे से गलियारे में खुलता था। उस गलियारे में किचन, बाथरूम और लैट्रिन थे। कहीं कोई नहीं था। तुम ईश्वर लाल को इसी बिस्तर पर सोया छोड़कर गए थे? सुनील ने पूछा। हाँ, कालीचरण बोला, लेकिन लगता है उन्हें मेरे यहाँ से चुपचाप खिसकने की आहट मिल गई थी और वे मेरे जाने के फौरन बाद ही यहाँ से खिसक गए थे। सुनील ने देखा बिस्तर पर सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई भारी भरकम आदमी सोया था। रजाई इकट्ठी होकर चारपाई के पायताने पर पड़ी थी। चारपाई के समीप एक तिपाई थी, जिस पर एक कांच की प्लेट में सिगार का टुकड़ा पड़ा था। सुनील ने देखा वो काफी कीमती सिगार मालूम होता था। सिगार ईश्वरलाल का है? सुनील ने पूछा। जी हाँ, कालीचरण बोला, बड़े साहब ही सिगार पीते थे, मैं तो बीड़ी पीता हूँ। सुनील ने फिर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कमरे के गलियारे की ओर के दरवाजे तक बिल्ली के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। सुनील ने झुककर निशानों का निरीक्षण किया। वो आटा था। लगता था बिल्ली के पंजे किचन में आटे से भर गए थे और उसी के निशान वो किचन के सामने कमरे तक बनाती हुई गुजर गई थी। बिल्ली के पैरों में आटा किचन से लगा होगा, सुनील बोला, लेकिन किचन का दरवाजा तो बंद था और मैं आटे का ड्रम भी मजबूती से बंद रखता हूँ। निशान किचन की ओर से आ रहे हैं। शायद तुम्हारे चले जाने के बाद ईश्वरलाल ने किचन का दरवाजा खोला हो और बिल्ली उसके पीछे पीछे किचन में घुस गई हो। ये हो सकता है, लेकिन आटे का ड्रम तो हमेशा बंद रखता हूँ। जरा देखो। दोनों किचन के सामने पहुंचे। किचन का दरवाजा बंद था। कालीचरण ने धक्का देकर दरवाजा खोला और किचन की बत्ती जलाई। आटे के ड्रम का ढक्कन बंद था, लेकिन उसके आसपास थोड़ा सा आटा बिखरा हुआ था और बिल्ली के पंजों के निशान उस स्थान से ही चालू थे और बिखरे हुए आटे में भी उसके पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। सुनील किचन से बाहर निकल आया। उसने देखा पिछले कमरे के बिस्तर पर बिल्ली के आटे से भरे पंजों के 1-2 निशान दिखाई दे रहे थे। लगता था बिल्ली पहले किचन में गई थी, जहां उसके पांव आटे में भर गए थे। उसके बाद वो गलियारे से होती हुई पिछले कमरे के बिस्तर पर कूदी थी और फिर वहां से सामने के कमरे में आ गई थी और आकर कालीचरण के बिस्तर पर सो गई थी। कालीचरण भी किचन से निकल आया। बिल्ली पूर्ववत बिस्तर पर गैंसी बनी सोई पड़ी थी। किसी भी क्षण तुम्हें अस्पताल से विद्या का फोन आ सकता है, सुनील बोला। तुम वहां लिखकर छोड़ आए हो कि तुमको विद्या को कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। अब तुम क्या करोगे? यही तो मैं सोच रहा हूं। मेरी तो बहुत किरकिरी हो जाएगी। तुम उसे साफ बता देना कि ईश्वरलाल तुम्हारे घर आया था। तुम उसे घर पर सोया छोड़कर उसके बारे में विद्या को बताने गए थे और पीछे से वो खिसक गया था। मेरी किरकिरी होगी। एक तरीका और हो सकता है। क्या? 1-2 दिन के लिए बात गोल कर जाओ। कैसे?
1-2 दिन अपने क्वार्टर पर मत रहो, इस प्रकार तुम्हारा विद्या से संपर्क नहीं हो पाएगा। तब तक शायद ईश्वरलाल खुद ही सामने आ जाए। लेकिन क्वार्टर के अलावा मैं कहाँ जाकर रहूंगा? किसी होटल में चले जाओ। मैं गरीब आदमी हूँ बाबूजी। अरे 2-1 दिन होटल में ठहरने से कोई ज्यादा खर्च थोड़ी हो जाता है। सुनील सहज स्वर से बोला, इतना खर्चा तो तुम्हारा मैं उठा लूंगा। आप क्यों उठा लेंगे? मैं अखबार का प्रतिनिधि हूँ, मुझे तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बातें मालूम हुई है। अखबार की ओर से तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का खर्चा करने का मुझे अधिकार है, जैसा आप ठीक समझे। आओ चलो फिर। बिल्ली का क्या होगा? बिल्ली मैं ले जाता हूँ, इसकी देखभाल मैं कर लूंगा। कालीचरण ने एक बैग में अपने कुछ कपड़े भरे और सुनील के साथ हो लिया। सुबह के 5 बजे प्रभुदयाल पुलिस हेडक्वार्टर के अपने कमरे में पहुंचा। वो थककर चूर हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अनिद्रा से लाल हो चुकी थी और वर्दी में सैकड़ों झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो धम से आकर अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया और सब इंस्पेक्टर से बोला, चाय वाय मंगाओ यार। सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को चाय लेने भेज दिया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है, सब इंस्पेक्टर बोला। रिपोर्ट के अनुसार 3 गोलियां अर्थात हीरानंद की खोपड़ी से निकली, गोरखे चौकीदार के शरीर से निकली और विद्या के कमरे के दरवाजे की चौखट से निकली गोली सब एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई हैं। वेरी गुड, प्रभुदयाल बोला। उसने कुर्सी की पीठ से अपना सिर टिका दिया और नेत्र बंद कर लिए। उसी क्षण टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। देखो कौन है, प्रभुदयाल नेत्र खोले बिना बोला। सब इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठा लिया। एक क्षण वो टेलीफोन सुनता रहा, फिर बोला, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। प्रभुदयाल ने बिना नेत्र खोले रिसीवर के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रिसीवर हाथ में आते ही उसने कान से लगाया और अलसाए स्वर में बोला, हेलो, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल बोल रहे हैं? दूसरी ओर से किसी का तीव्र स्वर सुनाई दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जो मैं कहता हूँ गौर से सुनिए। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बोलो। ब्लास्ट का रिपोर्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह आपकी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया है। वो गवाह आपको ईश्वरलाल के बारे में और हीरानंद की हत्या के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता सकता था। प्रभुदयाल एक झटके से सीधा उठकर बैठ गया। उसने नेत्र खोल लिए। कौन है वो गवाह? वो तीव्र स्वर से बोला। उसका नाम कालीचरण है। वो विद्या का माली है। वो आधी रात के बाद कोठी पर आया था, लेकिन सुनील और उसके साथी रमाकांत ने उसके भीतर प्रविष्ट होने से पहले ही उसे अपने अधिकार में कर लिया था। तुम्हें मालूम है कालीचरण इस वक्त कहाँ है? मालूम है, यही बताने के लिए तो फोन किया है। कहाँ है वो? कालीचरण इस वक्त पटेल रोड पर स्थित पंजाब होटल नाम के एक घटिया से होटल के 355 नंबर के कमरे में है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं अपना नाम नहीं बता सकता, केवल इतना जान लीजिए कि मैं सुनील का दुश्मन हूं। लेकिन अगर तुम अपना नाम, संबंध विच्छेद हो गया। प्रभुदयाल ने रिसीवर कैडिल पर पटक दिया और उठ खड़ा हुआ। चलो, वो सब इंस्पेक्टर से बोला। कहाँ? पटेल रोड, पंजाब होटल। लेकिन चाय? ऐसी की तैसी चाय की। इतनी मुद्दत के बाद तो सुनील की ऐसी की तैसी करने का मौका मिला है और तुम चाय को रो रहे हो। और प्रभुदयाल बगोली की तरह कमरे से निकल गया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। बिल्ली को अपनी गोद में संभाले वो क्लब में प्रविष्ट हुआ। रिसेप्शन के पीछे बने रमाकांत के ऑफिस की बत्ती जल रही थी। सुनील ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। रमाकांत मेज के पीछे अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। कमरा 4 मीनार के धुएं से भरा हुआ था और 4 मीनार का एक नया सुलगाया सिगरेट रमाकांत के होंठों में था। मुझे पहले तुम्हारा इशारा समझ में नहीं आया था, सुनील को देखते ही रमाकांत बोला। कैसे आता? सुनील एक कुर्सी पर ढेर हो गया। तुम्हारी अक्ल तो टखनों में है। मैं कार से उतरती टैक्सी लेकर सीधा जेजे कॉलोनी में कालीचरण के क्वार्टर पर गया था। क्वार्टर का मुख्य द्वार खुला था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। सामने के कमरे के बिस्तर पर यह बिल्ली सोई पड़ी थी जो इस वक्त तुम्हारी गोद में है, और पिछले कमरे में मैं भी वहां हो आया हूं। सुनील उसकी बात काट कर बोला। तुम सिर्फ मेरी 1-2 बातों का जवाब दो। पूछो, दोनों कमरों के बीच का दरवाजा खुला था या बंद? जरा सा खुला हुआ था। किचन का दरवाजा खुला था या बंद? बंद था। तुम किचन में गए थे? हाँ। क्या आटे के ड्रम के पास थोड़ा बहुत आटा बिखरा हुआ था? मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर वहां आटा बिखरा हुआ था तो वो बहुत थोड़ा ही होगा, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो मेरा ध्यान उस वक्त जरूर जाता। तुमने किचन में, पिछले कमरे में और सामने कमरे में बिल्ली के आटे से सने पंजों के निशान देखे थे? बिल्ली के पंजे के निशान मैंने देखे थे, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं है कि बिल्ली के पंजे आटे से सने थे या किसी और चीज से। तुम वहां कितनी देर ठहरे थे? 3-4 मिनट। उस दौरान बिल्ली क्या करती रही थी? कुछ भी नहीं। वो सामने कमरे की चारपाई पर गुच्छा मुच्छा हुई सो रही थी। सुनील कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, यह बिल्ली संभालो और मेरे सोने का इंतजाम करो।
अपने फ्लैट पर नहीं जाओगे? मेरी तो यहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। ऑल राइट, मेन हॉल की बगल में एक बेडरूम है, वहीं चले जाओ। सुनील ने बिल्ली मेज पर रख दी और कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था दूसरी हत्या नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।